यहाँ तक कि दुनिया को ये भी नहीं पता था कि जापान जैसे कोई जगह भी धरती पर है। इसके बाद जापान ने जब दुनिया में अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो उन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराकर जापान को शांत किया। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने पैरों पर उठकर खड़ा हुआ। बर्बाद होने के बाद आखिर कैसे जापान ने इतनी तेजी से तरक्की की, कैसे जापान एक विकसित देश बनने में कामयाब हो पाया, आज की वीडियो में हम आपको जापान की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जापान की शानदार सफर पर। दोस्तों, जापान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर 8वीं शताब्दी से सम्राटों ने शासन करना शुरू किया था और सैकड़ों सालों तक अलग अलग सम्राट जापान के अलग अलग हिस्सों में शासन करते रहते थे। 19वीं सदी के मध्य तक जापान दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता था। साल 1868 के बाद जापान ने दुनिया के अन्य देशों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। अभी तक जापान एक बेहद ही सिंपल देश माना जाता था। सन 1888 में जापान ने एक संविधान बनाया और इसके बाद जापान ने एक सेना का भी निर्माण किया। ये वो दौर था जब यूरोपीय देश अन्य देशों पर आक्रमण कर उन्हें अपना उपनिवेश बना रहे थे। जापान को डर था कि कहीं उस पर भी कोई देश कब्जा न कर ले। जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। सन 1910 में जापान ने कोरिया देश को अपने अधीन कर लिया और यहीं से जापान की बर्बरता की कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे जापान की हिम्मत बढ़ती गई और जापान अन्य देशों में घुसने लगा और उन पर कब्जा करने लगा। एक समय ऐसा था जब जापान ने साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों पर कब्जा किया। एक समय पर जापान को रोकना बहुत जरूरी हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका भी इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। जापान को रोकने के लिए साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए, जिससे जापान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। जापान की आधी आबादी खत्म हो गई और उन परमाणु बम का असर कई दशकों तक देखने को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान से कहा कि वो अपनी आर्मी को खत्म कर दे। जापान के पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जापान ने उसी समय तय कर लिया कि वो फ्यूचर में कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और अपने इस बात पर जापान आज तक कायम है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली थी। इससे उनका सेना के ऊपर होने वाला पैसा बचने लगा और उस पैसे को जापान ने अपनी तरक्की में लगाना उचित समझा। 1950 से 1953 तक चले कोरियन युद्ध में जापान ने बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की और अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश देश को मजबूत करने के लिए नाकाफी थी। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया और इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। जापान की जो कंपनियां पहले हथियार और सैन्य उपकरण बनाती थी, उन्होंने कस्टमर प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। जापान ने अपने देश में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया और हर बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। जापान के लोग बहुत पहले ही शिक्षा के महत्व को समझ गए थे। अपने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के कारण जापान को धीरे धीरे अन्य देशों में पहचान मिलने लगी। कई देशों में जापान का सामान एक्सपोर्ट होने लगा। इसमें जापान की जनता और सरकार ने भी सहयोग किया। जापान के लोग हमेशा से ही बहुत मेहनती रहे। सरकार ने कंपनियों को खुलकर सपोर्ट किया। कंपनियों को न सिर्फ टैक्स रिबेट दी बल्कि उनके ऊपर पेपर वर्क का लोड भी कम कर दिया। जापान में कंपनी खोलने के लिए आज भी कोई खास कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती। 1970 और 80 के दशक में जापान की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी, लेकिन 1990 के दशक में जापान को आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ी। पर तब तक ये देश इतना मजबूत हो गया था कि ये खुद को संभालने में कामयाब हो पाया। साल 1968 से लेकर 2010 तक जापान अमेरिका के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना रहा। फिलहाल जापान की जीडीपी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, लेकिन उम्मीद है साल 2030 तक जापान भारत को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज के समय में जापान की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 70 लाख के आसपास है और इस देश का लैंड एरिया है 3,77,975 वर्ग किलोमीटर। जापान 6800 से अधिक टापुओं से मिलकर बना हुआ है। देश की डेंसिटी पॉपुलेशन 340 के आसपास है और HDI स्कोर है 0.919, जो काफी बेहतर नजर आता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल भी कमाल है। जापान की जीडीपी 5.065 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो वहीं यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम है $43,760। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के लोग धर्म और अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं। यहाँ पर 51% लोग फोक शिंटो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। जापान के लोग सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में वास्तव में फॉलो करते हैं। जापान का कल्चर पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस देश में लोग कभी साइन नहीं करते, बल्कि हर किसी के पास अपनी एक पर्सनल स्टैंप होती है, जिसे हैंको कहते हैं। इस देश में आपको वर्ल्ड की सबसे वाहियात जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ लड़कियां अपने आंसू पहुंचने के लिए हैंडसम वीपिंग बॉय को रेंट पर ले सकती है। ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि लोगों को अंदर धकेलने के लिए ट्रेन पुशर्स को काम पर रखा जाता है। यदि किसी को लगता है कि उसके मेहमान कम है और शादी में भीड़ भाड़ करनी है, तो वो फेक वेडिंग गेस्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं।
हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। पहली बार कैमरे वाले फोन का आविष्कार जापान ने किया था। 3D पेंटिंग भी जापान के वैज्ञानिकों ने ही विकसित की है और आज के समय में पेमेंट से लेकर टिकट खरीदने तक हर जगह जिस QR कोड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो भी जापान द्वारा ही बनाया गया है। इसके अलावा रोजाना हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो इमोजी यूज करते हैं उसके आविष्कार का श्रेय भी जापान को ही जाता है। आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो या कंपनी हो, यदि वो जापान से संबंधित है तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पैनासोनिक, सोनी, कैनन, टोयोटा, होंडा जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां जापान की ही देन है। जापान रोबोट्स की टेक्नोलॉजी में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जापान में एक होटल ऐसा भी है जो पूरी तरह रोबोट्स के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। आज पूरे जापान में 55 लाख से अधिक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जिनसे न सिर्फ आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट खरीद सकते हैं बल्कि कपड़े, अंडरगारमेंट्स, गोल्ड वगैरह जैसी चीजें भी खरीद सकते हैं। जापान न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है बल्कि स्वच्छता के मामले में भी जापान का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ का रिसाइकल और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफी कमाल का है। सड़कों पर जगह जगह आपको डस्टबिन रखे हुए नजर आ जाएंगे और कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ सिर्फ एक डस्टबिन रखा होगा। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर कई तरह के डस्टबिन रखे होते हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। यहाँ पर बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बच्चों को स्कूलों में डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। पूरे जापान देश में एक ही एजुकेशन बोर्ड है जिसका नाम है मैक्स्ट। गाँव से लेकर शहरों तक हर जगह एक जैसी पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते बल्कि बच्चों को स्कूल के बाद रुककर अपनी क्लास की सफाई करनी होती है। इससे बच्चे क्लास में गंदगी भी नहीं करते और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होते हैं। देश का लिटरेसी रेट है 99% और यहाँ के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस भी 98% रहती है। पूरे देश में करीब 780 यूनिवर्सिटीज हैं और 14,000 स्कूल्स हैं। जापान का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमाल का है। लोग अपनी गाड़ियों से बहुत कम ट्रैवल करते हैं। यहाँ की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। जापान के बहुत से लोग तो पैदल या फिर साइकिल के जरिए ही अपने ऑफिस और कॉलेज जाते हैं। एक और पूरी दुनिया में फास्ट फूड और जंक फूड का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जापान एक ऐसा देश है जहां फास्ट फूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। हालांकि यहां पर मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड के रिटेल स्टोर मिल जाएंगे, लेकिन लोग इनमें बहुत कम जाना पसंद करते हैं। जापानी लोग अपने ट्रेडिशन फूड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। महीने में 1 या 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन अपने घर का खाना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति की एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल और 3 मेन कोर्स होते हैं। ये एक हेल्दी मील होती है और इसी वजह से जापान में मोटे लोगों की संख्या भी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। जापान में कुछ साल पहले सरकार द्वारा मेटाबो लॉ लाया गया था। इस कानून के तहत 45 से 74 इयर्स के लोगों के लिए वेस्ट साइज की एक लिमिट तय कर दी गई है। इस एज ग्रुप के पुरुषों का वेस्ट साइज है 33.5 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वहीं महिलाओं का वेस्ट साइज 35.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। जापान घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन देश है। टोक्यो शहर से आप अपनी ट्रिप की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। टोक्यो और जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इंपेरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। अगर आप पार्टनर के साथ टोक्यो घूमने जा रहे हैं तो निजुबशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह जरूर विजिट करें। इनके अलावा टोक्यो, डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, घिबली म्यूजियम और शिनजुकू जैसी जगह भी आप टोक्यो में घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। 17वीं सेंचुरी में बना नीजो कस्टल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपेरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। हाइकिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। निक्को को जापान में टेम्पल टाउन या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। जापान की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर येन चलता है। भले ही आज जापान बहुत विकसित नजर आता है, लेकिन इसकी करेंसी भारतीय करेंसी से भी कमजोर है। तो ये थी जापान की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।